हेलो, गुड मॉर्निंग एंड नमस्ते सभी को। तो आज हम जा रहे हैं नया चैप्टर पढ़ने जिसका नाम है केमिकल बॉन्डिंग हिंदी माध्यम वालों के लिए रासायनिक आबंध। यह है कक्षा नंबर 10। लैब असिस्टेंट और एनवायरमेंटल सुपरवाइजर दोनों के लिए ही ये क्लास इंपॉर्टेंट रहने वाली है और लैब असिस्टेंट एनवायरमेंटल सुपरवाइजर दोनों ही अलग वैकेंसीज हैं जिसके बारे में मैं डिटेल में डिस्कस कर चुका हूँ। ठीक है, अब जरा समझिएगा यहाँ पे हमें क्या सिलेबस गिवन है, अकॉर्डिंग टू द यूकेपीएससी ने जो है हमें क्या सिलेबस दिया है एक बार जल्दी से देखते हैं। बट मैं एक बार जल्दी से चेक करूँ, क्लास रिकॉर्डिंग पे है। यस, ये क्लास रिकॉर्डिंग पे भी है। और अब आगे बढ़ते हैं। देखो सिलेबस जल्दी से एक बार पढ़ो। मैं आपको पहले ही बोल चुका हूँ, किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं सबसे पहले समझिए उसका सिलेबस क्या है, फिर उसके बाद ये देखिए प्रीवियस ईयर में कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। बेसिक तरीका किसी भी एग्जाम की तैयारी करने का यही होता है। ठीक है, तो सिलेबस आपको जो गिवन है यह है वेस्पर थ्योरी। ठीक, वेरियस टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन हिंदी माध्यम वालों के लिए हाइब्रिडेशन संकरण होता है और शेप ऑफ सम इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। आप जानते हैं दुनिया भर के इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल हैं, जैसे पानी है, अमोनिया है, इन सब की शेप अगर आपसे पूछता है। स्ट्रक्चर क्या रहा है उनके, हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है, वैन डर वाल्स फोर्स क्या होता है। तो लगभग लगभग बीएससी का ये पूरा सिलेबस है। और मैं बोलूँ क्लास 11th एनसीईआरटी का चैप्टर ये पूरा जो आपका केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर है पूरा वो चैप्टर गिवन है। ठीक है, कोशिश करेंगे 4 से 5 क्लास में इसको भी समेटने की। अब तक 9 क्लास हो चुकी हैं जिसमें 5 क्लास में हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर को समेटा है, 4 क्लास में पीरियोडिसिटी को समेटा है। दैट मीन्स अगर मान के चलो 5 क्लास का एवरेज कि हर टॉपिक 5 क्लास में हो जाएगा, तो मान के चलिए करीब-करीब 100 टॉपिक्स मतलब 100 क्लासेस टोटल आएँगी और एक क्लास अगर 1 घंटे की है तो 100 घंटे की टोटल क्लास हो जाएँगी। अब भी कह रहा हूँ, इसको इकट्ठा मत कीजिए। डेली क्लास है तो डेली क्लास देखिए, नोट्स बनाइए, क्वेश्चंस लगाइए, आगे बढ़िए। अगर आप उसको केवल समेट के रख लेंगे तो 100 घंटे आप मान के चलिए कर ही नहीं पाएँगे और 100 घंटे तो केवल 75 मार्क्स का ये पोर्शन हो जाएगा। प्लस ऐसा ही आप मान के चलिए 2.5 घंटे का हमारे 10 टॉपिक्स पे वीडियो आ रहे हैं, तो 2.5 घंटे का अगर एक टॉपिक है 10 टॉपिक्स टोटल कराऊँगा तो 25 घंटे वहाँ देने हैं। दैट मीन्स मान के चलिए ऑन एन एवरेज 140 घंटे, अगर वो मोटा-मोटा लेके चल रहा हूँ, एक आइडिया लेके चल रहा हूँ, एक एस्टीमेट लेके चल रहा हूँ कि 140 घंटे आपको लगता है कि आप 1 घंटे में कवर कर लोगे, पॉसिबल नहीं है। ठीक है ना? इट इज़ नॉट पॉसिबल। क्यों? क्योंकि केवल पढ़ना ही नहीं है बच्चों, पढ़ के रिवीजन भी करना और क्वेश्चंस भी लगाने हैं। और ऑब्वियस बात है कम सीट्स हैं, सिलेक्शन इसी का होगा, बार-बार बोल रहा हूँ। जो पढ़ेगा, मेहनत करेगा, रिवाइज़ करेगा और क्वेश्चंस ज़्यादा से ज़्यादा लगाएगा। क्लियर है? चलिए खैर, बढ़ते हैं। आई थिंक आप खुद ही इतने समझदार हैं, ग्रेजुएशन लेवल पे एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, क्लास 12 पास आउट हो चुके हैं, तो भैया स्कूल लेवल का एग्ज़ाम नहीं है, यहाँ आपको नौकरी मिलेगी, गवर्नमेंट जॉब मिलेगा। समझिए बात को। ठीक है? चलिए, तो पढ़ते हैं, कांसेप्ट को समझते हैं। देखो केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर का नाम है, रासायनिक आबंध इस चैप्टर का नाम है। ठीक है? तो पहला कांसेप्ट यही देखेंगे कि बॉन्ड क्या होता है। बॉन्ड जनरली मैं जानता हूँ बीएससी भी बच्चे पास कर चुके होते हैं और जिनको बॉन्ड की डेफिनिशन बंध क्या होता है, ये भी एग्ज़ैक्टली नहीं पता होता और ये बहुत बड़ी समस्या है। ठीक है? बीएससी के बच्चों को एटलीस्ट मैं 2015 से पढ़ा रहा हूँ और मुझे आइडिया है कि हाँ, उन बच्चों को बीएससी पास आउट होने के बाद भी केमिकल बॉन्डिंग नहीं पता होता है। ठीक है ना? पर हाँ, आप लोग सचेत हैं, एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो पहला तो कांसेप्ट यही होना चाहिए कि बॉन्ड क्या होता है? बंध, बॉन्ड जिसे हम बंध भी कहते हैं। बॉन्ड का मतलब ये बाँधना, है ना? जैसे हम बंधन में बाँध लेते हैं। तो बंध होता क्या है एक्चुअली बॉन्ड? व्हाट इज़ अ बॉन्ड? सबसे पहला क्वेश्चन यही है इस चैप्टर के लिए। हालाँकि ऐसे क्वेश्चन एग्ज़ाम में आते नहीं है, बट हाँ, कोशिश करता हूँ कि हर चैप्टर का एक बेस बिल्ट अप करूँ आपके सामने। बाकी अगर मैं इस पे ही इंट्रोडक्शन देने लग गया कि बॉन्ड क्या है, तो मुझे पता है कि 1 घंटे का लेक्चर केवल बॉन्ड पे ही बन सकता है। ठीक है ना? तो इसीलिए बस मैं बॉन्ड का बेसिक आइडिया आपको समझाता हूँ। होता क्या है, आपके पास 2 जो एटम है या मॉलिक्यूल है, वो हवा में घूम रहे हैं, है ना? घूम रहे हैं, बिल्कुल बिछड़े-बिछड़े। अब ये क्या चाहते हैं भई, किसी ए को कुछ मिल जाए, बी को कुछ मिल जाए और ये मिलने से क्या बना लें, आपस में बॉन्ड बना लें, बंध जाएँ, जोड़ा बना लें। कैसे बॉन्ड बनाएँगे देखते हैं। हम जानते हैं ए के पास ये इसका नाभिक है और नाभिक के बाहर इसके इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे होंगे। दैट मीन्स न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के चारों इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे होंगे। अब ये नाभिक जिस पे प्लस चार्ज है, ये अपने इस इलेक्ट्रॉन को खींच रहा होगा। क्लियर? ऐसे ही ये बी है, बी का ये नाभिक जिस पे प्लस चार्ज है, मतलब प्रोटॉन है, इसके अंदर न्यूट्रॉन भी है, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता, प्रोटॉन पे प्लस चार्ज होता है, तो ऐसा मान के चल रहा हूँ, जो नाभिक है, न्यूक्लियस है, उस पे प्लस चार्ज है। ये भी अपने इलेक्ट्रॉन को ऐसे खींच रहा होगा। ठीक है? होगा क्या, हवा में घूम रहे हैं, बट घूमते-घूमते जैसे ही एक-दूसरे के पास आएँगे, क्लोज़ आएँगे, तो इसका नाभिक इसके इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने लगेगा और इसका नाभिक इसके इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने लगेगा। दैट मीन्स इनके बीच में आपस में क्या हो जाएगा? आपस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा। अट्रैक्शन दैट मीन्स आकर्षण के लिए बल लगेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा। वही अट्रैक्शन इनको आपस में बाँधे रखेगा। ठीक है ना? लिविंग सब्जेक्ट इसीलिए कहते हैं केमिस्ट्री में। जैसे ऑब्वियस है ह्यूमन के अंदर भी यही टेंडेंसी होती है क्या? कि वो अट्रैक्ट करते हैं एक-दूसरे को, है ना? सेम कंडीशन यहाँ पे लगती है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है। तो बेसिकली अगर मैं बोलूँ कि बॉन्ड क्या है, तो आप सिंपली कह देंगे सर बॉन्ड इज़ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, आकर्षण का बल है। बहुत सरल सी बात है।
बॉन्ड क्या है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, आकर्षण का बल है। जैसे एक दूसरे के पास आएंगे, ये इस तरीके से आपस में क्या कर लेंगे? रम जाएंगे, जिसे हम कहते हैं ओवरलैप हो जाना, है ना? आपस में क्या कर लेंगे? ओवरलैपिंग कर लेंगे। ओवरलैपिंग करने से ये बॉन्ड बना लेंगे। बट आप जानते हैं ये न्यूक्लियस है इसका, ये न्यूक्लियस है इसका, न्यूक्लियस में होते हैं प्रोटॉन, होते हैं कि नहीं? और ये इलेक्ट्रॉन इसका, ये इलेक्ट्रॉन इसका। तो होगा क्या? जब ये पास आएंगे तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन पास आने की वजह से इनके बीच में प्रतिकर्षण, रिपल्सन भी होगा, है ना? और न्यूक्लियस न्यूक्लियस भी पास आ गए, इनके बीच में भी प्रतिकर्षण होगा। दैट मीन्स यहाँ पे फोर्स ऑफ रिपल्सन भी लग रहा होगा। क्या लग रहा होगा? फोर्स ऑफ रिपल्सन, ठीक है? प्रतिकर्षण भी लग रहा होगा, मतलब एक दूसरे को दूर भी भाग रहे होंगे। तो दैट मीन्स अट्रैक्शन भी हो रहा होगा, रिपल्सन भी हो रहा होगा। तो बॉन्ड एग्जैक्टली कब बनेगा? अगर सिंपल सी बात बोलूं, बॉन्ड एग्जैक्टली कब बनेगा? तो आप कहेंगे सर बॉन्ड जो बनेगा जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मतलब आकर्षण का बल, आकर्षण बहुत अधिक होगा, है ना? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अधिक हो जाएगा किससे? फोर्स ऑफ रिपल्सन से। सिंपल सी बात है भाई, जब आकर्षण अधिक होगा जब भी तो बॉन्ड बनेगा, है ना? तो ये चीज ध्यान में रखनी है। बॉन्ड कब बनेगा? बेसिक से क्वेश्चन है जो हमें पता होने चाहिए। और कब नहीं बनेगा? ये बॉन्ड फॉर्म्स, इसके आगे टिक कर देता हूँ। बॉन्ड कब बनेगा? टिक मतलब बॉन्ड कब बन रहा है। ऐसे ही यहाँ क्रॉस कर देता हूँ। दैट मीन्स बॉन्ड कब नहीं बनेगा। तो बॉन्ड जब नहीं बनेगा, जब क्या? यही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो ये आकर्षण का बल है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। हिंदी माध्यम वालों को कोई समस्या नहीं आ रही होगी, हिंदी इंग्लिश दोनों में रिपीट करता हुआ चल रहा हूँ, ठीक है ना? तो ये या तो बराबर हो जाए, देखो अट्रैक्शन और रिपल्सन बराबर हो जाएगा, मतलब जितना आकर्षण उतना ही प्रतिकर्षण हो जाएगा, तो कभी बॉन्ड ही नहीं बनेगा, है ना? नेट तो जीरो हो गया। ऐसे ही, या फिर रिपल्सन अधिक हो जाए, ऐसे कंडीशन हो कि बस केवल प्रतिकर्षण ही हो रहा हो, और जब प्रतिकर्षण होगा तो वो आपस में कभी बंधेगा ही नहीं, बंधेगा नहीं तो बॉन्ड कभी बनेगा नहीं। इसलिए ध्यान में रखना है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यदि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यदि बराबर हो जाए फोर्स ऑफ रिपल्सन के, या फिर फोर्स ऑफ रिपल्सन से छोटा हो जाए, है ना? तो ऐसे केस में बंद बॉन्ड नहीं बनेगा। ये बेसिक सी बात है बॉन्ड बनाने के लिए। तो बॉन्ड क्या है? सिंपल बोला जाए, व्हाट इज बॉन्ड? बॉन्ड इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ऐसा नहीं होता कि बॉन्ड जो है ए और बी हमने लिखा है तो उसके बीच में एक डंडा बना देते हैं ना, ठीक है? ए और बी लिखा है, इसके बीच में अगर डंडा बना दिया तो ये डंडा बॉन्ड है, ऐसा नहीं है। बॉन्ड डंडा नहीं है ना? बेसिकली बॉन्ड क्या है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। किसके बीच में? दो डिफरेंट एटम के न्यूक्लियस के बीच में। क्लियर? चलिए, तो आगे समझते हैं कुछ बेसिक कांसेप्ट्स को। सबसे पहले केमिकल बॉन्डिंग पढ़ाने के लिए बेसिक सी थ्योरी पढ़ाता हूं, जिसको हम कहते हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, ठीक है ना? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। अब हालांकि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का यहाँ पे मेंशन है नहीं, बट मैं सिंपल सी बात बताता हूँ क्या है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, समझ लीजिएगा। ठीक, तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या है? जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास एक हाइड्रोजन का परमाणु है, हाइड्रोजन का एक एटम है, आप सभी जानते हैं हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है। ऐसे ही दूसरा एक हाइड्रोजन का एटम है, ठीक है? आप जानते हैं दूसरा भी अगर हाइड्रोजन का एटम है तो उसका भी परमाणु क्रमांक 1 होगा। बहुत सरल सी बात है। ठीक, अब आपको पता है यहाँ भी एक इलेक्ट्रॉन है और यहाँ भी एक इलेक्ट्रॉन है। अगर मैं इस इलेक्ट्रॉन की स्पिन की बात करूँ तो आपको पता है इसकी स्पिन ऐसे होगी और दूसरे वाले इलेक्ट्रॉन की स्पिन ऐसे होगी। क्यों? क्योंकि आपको पता है अपोजिट स्पिन पढ़ा चुका हूँ एटॉमिक स्ट्रक्चर में। जो बच्चे डायरेक्ट यहाँ आए हैं, आई थिंक आपको ये सारी बातें आती होंगी, जब भी आप यहाँ डायरेक्ट आ चुके हैं। अदरवाइज आप चैप्टर नंबर 1 से, क्लास नंबर 1 से जरूर देखिएगा, वहाँ बताया है इलेक्ट्रॉन कैसे बिहेव करता है। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है, माइनस चार्ज है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड की तरह बिहेव करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड उसके पास होगा। बट जैसे ही वो चार्ज मोशन में आता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ-साथ उसके पास मैग्नेटिक फील्ड भी होता है। ये सब ऑलरेडी प्रीवियस क्लास में पढ़ा चुका हूँ। बोझा मत बनाइए, इकट्ठा मत कीजिए, पढ़ते जाइए लगातार, ठीक है? तो ख़ैर हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन एटम दोनों आपस में क्या बना लेंगे? बॉन्ड बना लेंगे, बंध जाएँगे। तो ये हाइड्रोजन एटम दोनों आपस में बना लेंगे एक बॉन्ड, बंध जाएँगे, ठीक है? तो बॉन्ड आपको कुछ ऐसे और ऐसे दिखाई देगा, है ना? वो बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, क्यों? क्योंकि आप जानते हैं एक हाइड्रोजन का खुद का इलेक्ट्रॉन इस वाले का, एक इस वाले हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन। आप सभी जानते हैं कि हाइड्रोजन फर्स्ट सेल का होता है, फर्स्ट सेल में पहले कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। इसीलिए ये दोनों आपस में अपने-अपने इलेक्ट्रॉन की क्या कर लेते हैं? शेयरिंग। क्या कर लेते हैं? शेयरिंग। शेयरिंग, इलेक्ट्रॉन को शेयर कर देते हैं। और जैसे ही शेयरिंग होता है, जो शेयरिंग आप लोग नहीं कर रहे हैं, है ना? एक ये चीज़ आपको समझनी चाहिए कि भई ये चीज़ आपको अगर फ्री में अवेलेबल है तो प्लीज़ इसको अधिक शेयर भी कर सकते हैं। एट लीस्ट आप चाहते हैं कि भई मैं किसी और को शेयर कर दूँगा तो कहीं मेरा कॉम्पिटिशन ना बढ़ जाए, है ना? अगर ऐसी भी थॉट मन में है तो एट लीस्ट आप क्लास 9 से 12th वाले वीडियोज़ तो एट लीस्ट शेयर कर सकते हैं, ठीक है ना? इतनी मेरी आपसे एक दरख्वास्त है, रिक्वेस्ट है, जो भी आपसे कह लें। तो प्लीज़ अपनी तरफ से भी आप शेयरिंग कर दीजिए। आपको लगता है कि यहाँ शेयर कर दूँगा तो कहीं कॉम्पिटिशन ना बढ़ जाए मेरा, तो 11th-12th वाले, 9th-10th वाले तो वीडियो आप शेयर कर सकते हैं, जो हिंदी, इंग्लिश दोनों में ही अवेलेबल है। ठीक? चलिए खैर, शेयरिंग कर रहा है, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर रहा है और शेयरिंग से क्या बनता है बच्चों? एक बॉन्ड बनता है और शेयरिंग से जो बॉन्ड बनता है, वो कोवैलेंट बॉन्ड बनता है। बचपन से ही पढ़ते हुए आ रहे हैं, बचपन का मतलब क्लास 9-10 से बातें सारी पढ़ते हुए आ रहे हैं कि शेयरिंग से जो बॉन्ड बनता है, उसे कहते हैं कोवैलेंट बॉन्डिंग या कोवैलेंट बॉन्ड, जिसे हम हिंदी में सहसंयोजक बंध भी कहते हैं। ठीक है? तो वैलेंस बंधुता थ्योरी या सिद्धांत क्या कहता है? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कहता है कि वैलेंसी का मतलब आप सभी जानते हैं आउटर मोस्ट सेल के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, बाहरी कक्ष के इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, उसको ही वैलेंसी या फिर संयोजन कहते हैं। सिंपल सी बात है। ठीक है? तो बाहरी कक्ष के इलेक्ट्रॉन को वैलेंसी कहा जाता है, वैलेंस कहा जाता है। द आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड वैलेंस।
ठीक है, वैलेंसी उसे कहा जाता है। बहुत सरल सी बात है, हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट में एक इलेक्ट्रॉन आपस में कर लेगा शेयरिंग, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से इनके बीच में एक बॉन्ड बन जाएगा, बंध जाएंगे। क्यों बंधेंगे? क्योंकि इलेक्ट्रॉन के बीच में शेयरिंग हो जाएगी। और आप जानते हैं भाई ये नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है, इस इलेक्ट्रॉन का एक खुद का मैग्नेटिक पोल है, चुंबकीय ध्रुव है, ठीक है। तो आप जानते हैं इसका नॉर्थ है, साउथ है, उसका ये वाला साउथ होगा, ये वाला नॉर्थ होगा, जिसकी वजह से आपस में क्या हो गया, अट्रैक्ट हो गए और बॉन्ड बन गया है। कि ये बेसिक सी बात हमें यहाँ पे पता चल रही है, ठीक। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या कहानी है, जल्दी से इसको जान लेते हैं। हमारे सिलेबस में तो इतना डीप में है नहीं, बट हाँ कंसेप्ट को जल्दी से यहाँ समझते हैं, ठीक है। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग अगर हम पोटेंशियल एनर्जी, ऊर्जा, ठीक है, और इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, ठीक है, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, ठीक, जिसको हम जनरली एंगस्ट्रॉम में नापते हैं, ठीक, इसके बीच में अगर ग्राफ बनाऊं, ठीक, अंतः नाभिकीय दूरी कह रहा हूं हिंदी माध्यम वाले बच्चों के लिए। तो अगर मैं ऊर्जा और अंतः नाभिक दूरी के बीच में अगर ग्राफ बनाऊं, तो वो ग्राफ कुछ ऐसे बन के आता है। ध्यान में रखिएगा, ग्राफ इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये ग्राफ कुछ ऐसे बन के आता है। इस ग्राफ का क्या मतलब है जरा समझने की कोशिश कीजिएगा बेटा जी। सबसे पहली बात मैंने बताया, ये हवा में या मैं बोलूं कहीं वैक्यूम में, एयर में, जहां भी मन करे, ये दो हाइड्रोजन के एटम घूम रहे होंगे। दैट मींस घूम रहे हैं, तो आपको पता है बेटा जी ये पॉइंट ओरिजिन होता है 0 0, है ना। इधर की ओर देखो, उल्टे हाथ से सीधे हाथ की ओर आ रहा हूं तो दूरी बढ़ेगी, उधर उल्टा आऊंगा वापस 0 की तरफ तो आपको पता है दूरी घटेगी। ऐसे ही एनर्जी ऊपर को बढ़ेगी, नीचे को एनर्जी घटेगी, समझिएगा। ये हवा में कहीं दूर दूर घूम रहे हैं, मतलब इनकी हाई एनर्जी है, घूम रहे हैं क्योंकि स्टेबल नहीं है। कोई भी चीज स्टेबल नहीं होती तो मान के चलते हैं उसकी ऊर्जा एनर्जी हाई है। अस्थिर चीजों की जो है ऊर्जा अधिक होती है, सिंपल सी बात। अब ये जैसे जैसे पास आएंगे, समझो पास आ रहे हैं तो देखो ये अभी दूर दूर हैं, पर जैसे इधर को जा रहे हैं, इधर को जा रहे हैं, तो पास आते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि इधर को इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, अंतः नाभिकीय दूरी कम होती जा रही है। इतनी बात आई थिंक आपके समझ में आ रही होगी, ठीक है। एक टाइम ऐसा आएगा, एक टाइम ऐसा आएगा कि ये दोनों हाइड्रोजन के एटम जो दूर दूर घूम रहे हैं, अब ये एक दूसरे के पास आ जाएंगे। देखो यहाँ पे इस जगह पे ये एक दूसरे के पास आ गए। पास आने के बाद इनके इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई, यहाँ पे देखो शेयरिंग हुई, हमने देखा ना इलेक्ट्रॉन की यहाँ पे शेयरिंग हुई और शेयरिंग से इनके बीच में बन गया बॉन्ड। तो ये जैसे ही पास आ गए बेटा, जब दूर दूर थे इनकी ऊर्जा अधिक थी क्योंकि ये स्टेबल नहीं थे, स्थिर नहीं थे, पर जैसे ही पास आए एक दूसरे से बॉन्ड बनाया, स्थिर हो गए, कुछ टाइम के लिए स्टेबल हो गए। जब ये स्टेबल हो गए तो ध्यान रखना, देखो इनकी ऊर्जा, देखो एनर्जी ऊपर को बढ़ रही है तो नीचे को घट रही है। तो देखो ये ऊर्जा यहाँ से नीचे को धीरे धीरे घटना 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 शुरू हो रही है। एक टाइम ऐसा आएगा जो यहाँ पे मिनिमम एनर्जी हो जाएगी। ये मिनिमम एनर्जी जो है इसी को हम कहेंगे बॉन्ड एनर्जी, ठीक है ना। इसी को कहेंगे हम बॉन्ड ऊर्जा, बंद ऊर्जा, है ना, बॉन्ड एनर्जी कहेंगे। तो ये बॉन्ड एनर्जी आ जाएगी जो मिनिमम एनर्जी है, इसको हम कहेंगे बॉन्ड एनर्जी। अब जरा समझिएगा, आप जानते हैं ये धीरे धीरे पास आ रहे हैं, डिस्टेंस कम हो रही है, बट जैसे ही और इधर को जाएंगे मतलब डिस्टेंस और कम हो रही है। जब इनके बीच का डिस्टेंस कम होगा, समझिएगा बात को, हाइड्रोजन के दो एटम है, ये एक हाइड्रोजन का एटम है, एक हाइड्रोजन का एटम है, ये हवा में घूम रहे हैं, अस्थिर है। पर जैसे ही ये पास आए तो ये आपस में दोनों बंद बना लेंगे, बॉन्ड बना लेंगे। बॉन्ड बनाएंगे तो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लेंगे कि नहीं। बट मैं कहूं इनकी दूरी और कम हो जाए तो आपको पता है एक दूसरे के अंदर और ज्यादा सम्मिलित होना शुरू हो जाएंगे, जिसकी वजह से क्या होगा कि भाई इनके न्यूक्लियस और न्यूक्लियस क्लोज आ जाएंगे, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन क्लोज आएंगे, जिसकी वजह से यहाँ पे रिपल्सन होगा। क्या होगा? प्रतिकर्षण होगा, रिपल्सन होगा। और जहां भी रिपल्सन होता है, ध्यान रखना, रिपल्सन जहां भी होगा, बहुत अधिक रिपल्सन होगा, तो वहां पे एनर्जी भी इंक्रीज होगी। बहुत सरल सी, प्रतिकर्षण अधिक होगा तो यहाँ पे ऊर्जा भी बढ़ेगी। तो देखो यही, जैसे जैसे और क्लोज आ रहे हैं तो आप देख रहे हो, जैसे जैसे ये आप उल्टे की तरफ आ रहे हो और क्लोज आ रहे हो, तो आप देख रहे हो ऊर्जा उतनी ही अधिक होती जा रही है, उतना ही ज्यादा अनस्टेबल होता जा रहा है, उतनी ही ज्यादा देखो ऊर्जा इंक्रीज होती जा रही है, धीरे धीरे एनर्जी इंक्रीज होती जा रही है। दैट मीन्स ये इससे अधिक क्लोज नहीं आना चाहेंगे। मतलब ये जितनी कम डिस्टेंस, मतलब जितनी एनर्जी डिक्रीज हुई है, समझ लो ये उनकी मिनिमम डिस्टेंस है जहां पे वो स्टेबल हो रहे हैं। उससे अधिक अगर ये पास आएंगे तो क्या होगा, इनके बीच में रिपल्सन होगा, प्रतिकर्षण होगा। सिंपल सी बात है। तो देखो यहाँ पे फिर से समझ लो, ये दूरी मैक्सिमम दूरी पे है, पर जैसे जैसे पास आ रहे हैं इनकी एनर्जी कम हो जाएगी। क्यों कम हो जाएगी? क्योंकि बेटा ये चीज होगी स्टेबल, स्थिर हो जाएगी, और जो चीज स्टेबल होती है उसकी एनर्जी कम होती है, उसकी ऊर्जा कम होती है। ये बात आपको समझनी है। दैट मींस अगर कोई अधिक स्टेबल है तो उसकी ऊर्जा क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। दैट मींस स्टेबिलिटी और एनर्जी एक दूसरे के, मैं कह सकता हूं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, वी समान अनुपाती होती है। तो आपको पता चल रहा है कि एक दूसरे के पास आ रहे हैं तो बॉन्ड बनाने, स्टेबल हो रहे हैं, स्टेबल हो रहे हैं तो उसकी ऊर्जा घटती जा रही है। एक पॉइंट ऐसा आया जहां पे सबसे अधिक स्टेबल हो गए। इसके बाद यदि यदि ये और अधिक एक दूसरे के पास आएंगे तो इनकी ऊर्जा फिर से बढ़ने लगी। क्यों? क्योंकि इसका कारण है रिपल्सन, प्रतिकर्षण। क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन है, न्यूक्लियस है, नाभिक, प्लस चार्ज और माइनस चार्ज वो एक दूसरे के पास आना शुरू हो जाएगा, जिसकी वजह से फिर से ऊर्जा एनर्जी इंक्रीज होती हुई दिखाई देगी। क्लियर है? इसमें एक और ग्राफ भी जल्दी से आप याद कर सकते हैं। मान लो अगर दो हाइड्रोजन ले रहे हो आप, ठीक है, दो हाइड्रोजन के एटम ले रहे हो, बट दोनों की स्पिन सेम डायरेक्शन में ले रहे हो,
ठीक है? दोनों की जो स्पिन है वो सेम डायरेक्शन में आप ले रहे हो। तो जरा बात को समझना कि अगर दोनों ही इलेक्ट्रॉन की यदि स्पिन सेम डायरेक्शन में है, तो बेटा जी सेम डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन की स्पिन होने का मतलब ये है कि दोनों के सेम पोल सेम डायरेक्शन में है। और आपको पता है यदि पोल सेम डायरेक्शन में हो जाते हैं, तो उनके बीच में रिपल्सन होता है, प्रतिकर्षण होता है। और अभी बताया कि जहाँ पे भी रिपल्सन होगा, वहाँ पे ऊर्जा क्या होगी? अधिक होगी। दैट मीन्स ये कभी भी स्टेबल हो ही नहीं पाएगा और ये आप देखेंगे ग्राफ हाई एनर्जी का बनता चला जाएगा। दैट मीन्स जितने ये पास आएँगे, उतना इनके बीच में प्रतिकर्षण होगा। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी बता चुका हूँ कि ये इलेक्ट्रॉन की स्पिन सेम है। अगर इलेक्ट्रॉन की स्पिन यदि सेम है, तो मैं जानूँगा कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा रिपल्शन या फिर क्या होगा? बहुत ज़्यादा एनर्जी में इंक्रीज़ होगा, सिंपल सी बात है। क्लियर है? क्यों? क्योंकि ऑलरेडी बता चुका हूँ, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, ये भी नॉर्थ पोल है और साउथ पोल है, तो इनके बीच में क्या होगा? प्रतिकर्षण। एक बार एटॉमिक स्ट्रक्चर ज़रूर देखिएगा, वहाँ पे सारा कांसेप्ट मैं समझा चुका हूँ। तो ध्यान में रखिएगा, हम जितना भी सिलेबस पढ़ रहे हैं, वो एक थीमैटिक वे में पढ़ रहे हैं कि भैया पहले एक बेस है, बेस को पढ़ रहे हैं, इसलिए तो मैं बेस में टाइम लगा रहा हूँ। जो बच्चों को लग रहा होगा कि हमें ऑलरेडी केमिस्ट्री आती है, तो अगर उनका एक भी पॉइंट अगर वीक होगा, तो समझ लीजिए उनको टॉपिक समझने में समस्याएँ आएँगी। ठीक है? इसीलिए ये वीडियोज़ ऐसी बनाई गई हैं और मैं जानता हूँ कुछ बच्चों का कमेंट भी आ रहे हैं कि सर आपने जो वीडियो है बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करके बनाया है और उसके लिए मतलब थैंक यू भी कह रहे हैं। तो मुझे अच्छा लग रहा है सुन के भी कि उनको हेल्प कर रहा है। बट बच्चों मैं बता सकता हूँ कि हम इसको और भी ज़्यादा डेप्थ में पढ़ सकते हैं। बट ड्यू टू टाइम रिस्ट्रेंट्स अगर मान लीजिए 3 महीने बाद एग्ज़ाम हो गया, तो फिर हमें समस्याएँ आएँगी, हमें उससे पहले अपना सिलेबस भी कंप्लीट करना है। ठीक है? चलिए खैर आगे बढ़ते हैं और कांसेप्ट को समझते हैं। 1 मिनट दीजिएगा। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं, कांसेप्ट को समझते हैं। तो हमने पढ़ा वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। आई थिंक आपके सभी के समझ में आया होगा वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। हालांकि हमारे सिलेबस में मेंशन नहीं है, बट फिर भी मैंने आपको इसलिए पढ़ाया है ताकि आपको कंसेप्ट जो है वो बने रहें, कंसेप्ट जो है दिमाग में बैठे रहें। ठीक है? चलिए, अब मुझे बताएंगे कि बेसिकली जो बॉन्ड्स होते हैं कितने टाइप्स के होते हैं? टाइप्स ऑफ बॉन्ड। ठीक है? टाइप्स ऑफ बॉन्ड। बॉन्ड कितने प्रकार के होते हैं? टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स। चलिए, मुझे जल्दी से बताएंगे व्हाट आर द टाइप्स ऑफ बॉन्ड, कितने प्रकार के बंध होते हैं, बॉन्ड कितने टाइप के होते हैं? बताइए। क्या आपने सुना है कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में? सहसंयोजक बंध। ठीक है? अच्छा, यहीं लिख देता हूँ। कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में सुना है? क्या आपने आयनिक बॉन्ड के बारे में सुना है? क्या आपने कोऑर्डिनेट बॉन्ड के बारे में सुना है? अरे भाई 1 मिनट दीजिएगा, आई एम सॉरी। ठीक है? क्या आपने कोऑर्डिनेट बॉन्ड के बारे में सुना है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड, इसको हम डेटिव बॉन्ड भी कहते हैं। डेटिव बॉन्ड। ठीक है? कोवेलेंट बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ऐसे ही मेटालिक बॉन्ड। क्या आपने मेटालिक बॉन्ड के बारे में सुना है? ऐसे ही हाइड्रोजन बॉन्ड, वैन डर वाल बॉन्ड, है ना? इसके अलावा क्या आपने सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड, डेल्टा बॉन्ड, ओमेगा बॉन्ड पढ़ा है? क्वेश्चन बार बार ही रिपीट हो रहा है। बॉन्ड, क्या ये सभी बॉन्ड हैं? तो आइए इस बात को जानते हैं कि बॉन्ड एक्चुअली क्या होते हैं। तो बॉन्ड बेसिकली डेफिनेशन हमने देखी। बॉन्ड क्या है? बॉन्ड इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, सिंपल सी बात है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो रहा होगा, वहां पे बॉन्ड बन रहा होगा। तो सिग्मा और पाई बॉन्ड क्या है? तो हम देखेंगे सिग्मा पाई बॉन्ड भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इसलिए उसको बॉन्ड कह रहे हैं। बट वहां पे एक्चुअली ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल हो रहा है, जिसको हम अभी चैप्टर के आगे वाले पार्ट में आपको पढ़ाऊंगा। क्लियर है? तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में जल्दी से। सहसंयोजक बंध क्या होता है? तो सहसंयोजक बंध में मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, यहाँ पे होता है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या होता है? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन आपस में शेयर हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल सिंपल सी बात है, आप जानते हैं क्लोरीन, क्लोरीन का परमाणु संख्या 17 होती है, एटॉमिक नंबर 17 होता है। तो बेटा जी क्लोरीन के आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यह सब आप जानते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो क्लोरीन जिसका 287 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। ऐसे ही दूसरा क्लोरीन है, इसमें भी देख सकते हैं 1 2 3 4 5 है और ये 7वां इसका इलेक्ट्रॉन है। ठीक? एक इलेक्ट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन आपस में कर लेगा शेयरिंग। व्हाई? क्योंकि आप सभी जानते हैं 2 8 7 है। इसके अष्टक में, ऑक्टेट में पूरे 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने के लिए दूसरे क्लोरीन के पास जाएगा, कहेगा आ जाओ भाई शेयरिंग करते हैं। शेयरिंग इज द केयरिंग। ठीक है ना? शेयरिंग इज द केयरिंग, शेयरिंग इज द केयरिंग करते हैं। तो जैसे ही दोनों इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेंगे, तो आपको पता है दोनों आपस में एक-एक इलेक्ट्रॉन शेयर करके एक सिंगल बॉन्ड बना लेंगे और उसके पास जो इलेक्ट्रॉन है वो बच जाएगा। और आप सभी जानते हैं ये जो इलेक्ट्रॉन का पेयर बच गया, इसको हम कहते हैं असंयोजित युग्म जोड़ा, जिसे हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, है ना? तो उसके पास यहाँ पे क्या बच जाएंगे? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे। ये सिंपल सी कहानी है जो हम जानते हैं। ठीक है? तो यहाँ पे 1 2 3 3 लोन पेयर है, 3 लोन पेयर है। क्लियर? तो कोवेलेंट बॉन्ड जो कि सिंपल सी बात है, आप जानते भी हैं। ठीक? इसके बाद सेकंड अगर टाइप देखूं तो बच्चों इसमें पढ़ेंगे आयोनिक बॉन्ड। आयनिक बंध क्या होता है? ठीक है?
आयनिक बॉन्ड में क्या होता है, यहाँ पे ना इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट ट्रांसफर हो जाता है, तो मैं लिख देता हूँ कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब ये हिंदी माध्यम वालों को मुझे नहीं लगता है इस वर्ड से कोई समस्या होगी कि अगर मैं क्या कि इलेक्ट्रॉन को पूरी तरीके से ट्रांसफर कर देता हूँ, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन या फिर इलेक्ट्रॉन्स भी, ठीक। तो जैसे फॉर एग्जांपल सोडियम है, आप सभी जानते हैं सोडियम का परमाणु संख्या 11 होता है, तो आप सभी जानते हैं 2 8 1 होता है, और आप ये भी जानते हैं कि इसके बाहरी कक्ष में एक इलेक्ट्रॉन है, तो एक इलेक्ट्रॉन को दे सकता है, और जो एक इलेक्ट्रॉन को देता है या लूज करता है उसको हम धातु भी कहते हैं। तो यहाँ से हमें धातु की परिभाषा भी, मेटल की डेफिनेशन भी क्लियर होती है कि सोडियम पे +1 चार्ज है, तो ये इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, दैट मीन्स ये एक मेटल है। ऐसे ही हम जानते हैं क्लोरीन, इसका परमाणु क्रमांक 17 है, हम सभी जानते हैं 2 8 7 है, और जो क्लोरीन सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन लूज करा, उसको ये क्लोरीन गेन कर लेगा। व्हाई? क्योंकि हम जानते हैं इसका अष्टक पूरा नहीं है, अष्टक पूरा करने के लिए इलेक्ट्रॉन को ले लेगा और ये बन जाएगा 2 8 8। फिर इसके बाद हम जानते हैं भाई सोडियम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन, मैंने बोल रहा ना कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को पूरा का पूरा ट्रांसफर कर देगा। तो यहाँ पे सोडियम अपने इलेक्ट्रॉन को पूरा ट्रांसफर किसको कर देगा? क्लोरीन को यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कर देगा। इसको हम आयनिक बंध कहते हैं, आयनिक बॉन्ड कहते हैं। क्लियर है? तो यहाँ पे सोडियम ने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किया, क्लोरीन ने उस इलेक्ट्रॉन को ले लिया। क्लियर? अब यहाँ पे हमें समझना है कि Na पे होता है +1 चार्ज, हमने देखा, और Cl पे है -1 चार्ज, और ये अपोजिट चार्ज है, और सभी को पता है कि अपोजिट चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है? विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, ये क्लास 9th-10th की बात है। जैसे अपोजिट पोल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ऐसे अपोजिट चार्ज भी एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। Na और Cl एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा, इसीलिए इस बॉन्ड को जनरली हम इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड भी कहते हैं। आयनिक बॉन्ड को इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड भी कहते हैं। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है? या फिर इसको इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी कहते हैं, सब एक ही बात है। ठीक है? अलग-अलग नाम है, अलग-अलग बुक में, जैसे एनसीईआरटी इसको इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड कहती है ना? और इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड जो है काफ़ी सारी बुक मेंशन करती हैं इसको। तो क्यों? क्योंकि इनके बीच में चार्ज है, चार्ज जब भी बॉन्ड बनाएँगे या फोर्स लगाएँगे उसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी कहते हैं। क्लियर है? ये हो गया हमारा आयनिक बॉन्ड। इसके बाद नेक्स्ट अगर मैं बात कर रहा हूँ तो कोऑर्डिनेट बंध या कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है, इसको भी समझते हैं। ठीक है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है, इसको भी जल्दी से समझते हैं। देखो है क्या, कोऑर्डिनेट बॉन्ड में भी कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। इट इज द कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन और पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम अ इलेक्ट्रॉन रिच, देखना समझना बात को, इलेक्ट्रॉन रिच मतलब ऐसा कोई भी एटम मॉलिक्यूल जिसपे इलेक्ट्रॉन की अधिकता, इलेक्ट्रॉन रिच है, ठीक है, टू इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, टू इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। डेफिशिएंट का मतलब जिसपे इलेक्ट्रॉन की कमी है, डेफिशिएंसी जिसका मतलब कमी है, ठीक। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा कहां से? जिसपे इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी, किसको? जिसपे इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, अधिकता वाला कमी वाले को इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कर देगा, इसको हम कहते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। क्लियर? जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास है NH3 अमोनिया, आप सभी जानते हैं अमोनिया पे एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। क्लियर? जो क्लास 12th वाले बच्चे इस बात को नहीं जानते उनको बता देता हूँ। नाइट्रोजन का पहली बात सिंपल सी बात है, नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक लिखिए। नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7 होता है, एटॉमिक नंबर 7 होता है। आप जानते हैं पहले कक्ष में 2, आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो आउटर मोस्ट के 5 इलेक्ट्रॉन आप लिख दीजिए। देखो एक 5 इलेक्ट्रॉन को मैंने डॉट से दिखा दिया, इसको हम लुईस डॉट स्ट्रक्चर भी कहते हैं, है ना? लुईस का डॉट स्ट्रक्चर भी कहते हैं, ठीक? तो डॉट से मैं इलेक्ट्रॉन को दिखा रहा हूँ, दर्शा रहा हूँ। अब हम जानते हैं नाइट्रोजन पे 3 हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, तो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को मैं डॉट या फिर क्रॉस से दिखा रहा हूँ, एक ही बात है। ठीक, 3 हाइड्रोजन के एटम यहाँ पे लेने पड़ेंगे। व्हाई? क्या आंसर है इसका? क्यों उसको 3 हाइड्रोजन की जरूरत पड़ेगी? तो हम जानते हैं नाइट्रोजन के बाहरी कक्ष में 5 इलेक्ट्रॉन है, और इसको अगर अष्टक पूरा करना है तो उसको 3 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता पड़ेगी। इसलिए ये 3 हाइड्रोजन के पास जाता है और कहता है आओ भैया इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करते हैं, है ना? शेयरिंग करते हैं। जब इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा तो ये हाइड्रोजन के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड कोवैलेंट बॉन्ड बनाएगा, सहसंयोजक बंध बनाएगा। क्लियर? अब हमने देखा कि नाइट्रोजन को क्या फायदा हुआ कि इसके 2 2 4 2 6 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए, और हाइड्रोजन के भी 2 2 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए। तो समझ में आ गया होगा एन पे 3 ही एच आके जुड़ेंगे, ठीक है ना? 3 ही एच आके जुड़ेंगे इन जनरल कंडीशन। क्लियर? तो यहाँ पे नाइट्रोजन पे एक बच गया, जो बच जाता है, बच जाने वाले को ही हम लोन पेयर बोलते हैं। लोन मतलब अकेला, पेयर, है ना? असंयोजित, जिसने संयोजन नहीं किया, असंयोजित रह गया, तो असंयोजित युग्म जोड़ा, है ना? दैट मीन्स ने बॉन्ड नहीं बनाया है, असंयोजित है। क्लियर? अब ये NH3 है, अगर ये बोरोन ट्राइफ्लोराइड से रिएक्शन करेगा तो बेसिकली इनके बीच में क्या होता है, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन जाता है। क्यों? क्योंकि अगर बोरोन ट्राइफ्लोराइड की बात करूं तो आप सभी जानते हैं बोरोन का परमाणु क्रमांक 5 होता है, पहले कक्ष में 2, बाहरी कक्ष में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 3 इलेक्ट्रॉन है तो 3 फ्लोरीन के पास जाएगा और उनसे एक-एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लेगा, जिससे बॉन्ड बना लेगा। अब जरा देखो यहाँ पे 3 ही बॉन्ड है, 1 2 3, 3 ही बॉन्ड है।
3 बॉन्ड है और एक बॉन्ड में अभी पढ़ा, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। देखो एक फ्लोरीन का होगा, एक बोरोन का होगा। ऐसे ही यहाँ एक फ्लोरीन का, एक बोरोन का, एक फ्लोरीन का और एक बोरोन का। तो एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन है, 3 बॉन्ड में हम सभी जानते हैं 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। दैट मीन्स अष्टक इसका पूरा नहीं है, ऑक्टेट इसका पूरा नहीं है, इसका ऑक्टेट पूरा नहीं है। इसलिए नाइट्रोजन क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन बोरोन को ट्रांसफर कर देगा और जब ये इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करेगा तो आप ऐसे करके लिखेंगे। ये देखो ऐसे करके एरो को दिखाएंगे, एरो को ऐसे करके दिखाएंगे। क्लियर है? तो यहाँ पे जो फ्लोरीन है आप उसको लिख दीजिए, ठीक? तो NH3 एरो BF3। क्लियर? तो ये बॉन्ड जो है इसी को हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहते हैं, इसी बंध को हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहते हैं। ठीक है ना? कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहते हैं। क्लियर है? तो यहाँ पे देख लो NH3 इस पे इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, इलेक्ट्रॉन रिच है और एक इसको इलेक्ट्रॉन दे रहा है जिस पे इलेक्ट्रॉन की कमी है। देख सकते हो BF3 में केवल 6 ही इलेक्ट्रॉन है, होने कितने चाहिए थे 8, तो इसलिए 2 इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर देगा किससे, कोऑर्डिनेट बॉन्ड से। क्लियर? अब जरा ये भी ध्यान रखना है मॉडर्न रिप्रेजेंटेशन क्या कहता है, जो आधुनिक रिप्रेजेंटेशन है वो क्या बताता है, वो बताता है कि आप इसको ना कोऑर्डिनेट बॉन्ड से ना दिखा के सिंगल बॉन्ड से भी दिखा सकते हैं। बट नाइट्रोजन ने इलेक्ट्रॉन दिया है, देखो इलेक्ट्रॉन कौन दे रहा है, NH3 का लोन पेयर है ना, तो नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन दे रहा है, जो इलेक्ट्रॉन देता है उस पे आता है प्लस चार्ज और जो इलेक्ट्रॉन लेता है उस पे आता है माइनस चार्ज। तो बस ये मॉडर्न मॉडर्न रिप्रेजेंटेशन है, इसको भी आप बनाना सीख लें और याद करना या फिर इसको अप्लाई करना सीख लें। क्लियर है? तो एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन भी पूछ ले जाते हैं कि यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहाँ है, तो जनरली ऐसा करके नहीं पूछता, डायरेक्ट ऐसे करके दे देता है। तो ये चीज को ध्यान में रखना है कि नाइट्रोजन ने लोन पेयर दिया है, इस पे प्लस चार्ज और बोरोन ने इलेक्ट्रॉन लिया है तो उस पे माइनस चार्ज। ठीक है? और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन दे रहा है इसलिए इसको हम डेटिव बॉन्ड भी कहते हैं। ठीक है? ये सब इसी के नाम है, ध्यान में रख लेना। ठीक है ना? ग्रेजुएशन लेवल पे एग्जाम देने जा रहे हैं तो ऐसे नाम हमें जनरली याद होने चाहिए। क्लियर है? इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं फोर्थ टाइप, जिसे हम मेटालिक बॉन्ड भी कहते हैं। ठीक है? इट इज द मेटालिक बॉन्ड। ठीक है? मेटालिक बॉन्ड नाम से पता चल रहा है, ये जनरली मेटल्स में देखने को मिलता है। ठीक है? जैसे कैसे एक मेटल दूसरे मेटल को खुद के क्लस्टर्स में है ना, खुद के क्लस्टर्स में खुद की एक फिक्स शेप में बांधे रखता है, तो ऐसे बॉन्ड को जनरली मेटालिक बॉन्ड भी कहते हैं। और काफी बार इस मेटालिक बॉन्ड को ऐसे भी यूज किया जाता है कि कोई मेटल कैसे अपने इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करके रखता है। ठीक है? तो दोनों ही केस में उसको मेटालिक बॉन्ड बोला जाता है। तो समझ जाइएगा कैसे एक धातु दूसरे धातु को अपने, मतलब आप सभी जानते हैं धातु जनरली ठोस होते हैं, ठीक है, सॉलिड होते हैं, तो कैसे आपस में एक दूसरे को बांधे रखते हैं। ठीक है? तो बांधे रखने के जो बल है उसको जनरली मेटालिक बॉन्ड बोलते हैं। तो मेटालिक बॉन्ड नाम से तो चल रहा है ये धात्विक बॉन्ड है, तो ये धातु में ही देखा जाएगा। क्लियर है बात? चलिए, तो ये जनरली हमारे टाइप्स ऑफ बॉन्ड हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं। तो हमने जनरली 4 टाइप के बॉन्ड पढ़े हैं। इसके अलावा और भी टाइप होते हैं जिसमें आप जनरली हाइड्रोजन बॉन्ड पढ़ते हैं, है ना? ये सब वैन डेर वाल बॉन्ड हो गया, ये सब आपको लास्ट में पढ़ाऊंगा। बट फिलहाल के लिए बेसिक ये 4 टाइप के बॉन्ड हमने देखे, जिसमें 3 टाइप तो पढ़ते ही पढ़ते हैं। इसके अलावा यही क्वेश्चन आता है कि सर अब बॉन्ड हैं यही सारे, तो सिग्मा बॉन्ड है, पाई बॉन्ड है, ये भी तो बॉन्ड है, तो उसको आपने यहाँ क्यों नहीं पढ़ाया? उसको इसलिए नहीं पढ़ा रहा क्योंकि अब अगला कंसेप्ट पढ़ेंगे ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल, तब मैं आपको ये कंसेप्ट और अच्छे से समझाऊंगा। क्लियर? तो ऐसा मान के चलता हूँ आप सभी को जो अभी यहाँ तक पहुँच चुके हैं या फर्स्ट टाइम जो इस क्लास को देख रहे हैं, ठीक है ना? उनको सभी को पता है कि भैया हमारी शेप्स ऑफ ऑर्बिटल क्या होती है, ऑर्बिटल की जो शेप होती है, आकार होती है, वो क्या-क्या होती हैं। एस ऑर्बिटल आप सभी जानते हैं सममित गोलाकार, स्फेरिकल होता है, सिमेट्रिकल। इसके बाद पी ऑर्बिटल डंबल होता है, ऐसा मान के चलता हूँ आप सभी को पता है। डी ऑर्बिटल डबल डंबल होता है और एफ ऑर्बिटल रोसेट होता है, या फिर जिसको हम ट्रिपल डंबल कहते हैं, या फिर काफी बुकों में लिखा रहता है कि एफ ऑर्बिटल की शेप डिफाइन नहीं है। ठीक है ना? बट जो रोसेट शेप वगैरह मैं बता रहा हूँ, ये एसएन सान्याल बुक आती है, उसमें ये सब कहानी लिखी हुई है। ठीक है? तो हर टॉपिक के लिए मैं आपको बुक भी मेंशन कर सकता हूँ, मुझे इसमें कोई समस्या नहीं है। खैर, ओवरलैपिंग, ओवरलैपिंग का मतलब क्या होता है? बहुत सरल सी बात है। बेटा जी समझो, सबसे पहली बात, ये 2 वेव हैं। देखो, एक ये वेव है, ठीक है? इस पे प्लस और ये माइनस। क्या होते हैं प्लस और माइनस? फेज़ होते हैं। ये मैं आपको ऑलरेडी प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा चुका हूँ। क्लियर है? वेव के प्लस और माइनस के फेज़ होते हैं और जो बच्चा डायरेक्ट यहाँ आया है, कृपया प्लीज़ एक बार प्रीवियस क्लास को देख लें। मैं बार-बार यही आपको रिकमेंड करूँगा। प्रीवियस का मतलब एटॉमिक स्ट्रक्चर से पढ़ना शुरू करें, तो आपको सारे कांसेप्ट और अच्छे से समझ में आएँगे। ठीक? कोई भी दिमाग में ऐसा डाउट नहीं रहेगा और फिर भी अगर कोई डाउट है, तो मैं आपको बता चुका हूँ। डाउट अपने आप जो है आप पूछ सकते हैं। ऑनलाइन क्लास मैंने आपको बताया है, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में गिवन होता है। 99 रुपीज़ में पूरा कोर्स है, जिसमें जितने भी क्लास नोट्स हैं, ये क्लास नोट्स मिल जाएँगे। हालाँकि चैप्टर 1 और चैप्टर 2 एटॉमिक स्ट्रक्चर और पीरियोडिसिटी के क्लास नोट्स मैंने टेलीग्राम पे ऑलरेडी पोस्ट किए हैं, ये दर्शाने के लिए कि हाँ, आपको प्रॉपर नोट्स भी दिए जाएँगे। क्लियर है? तो जब भी आप क्लासरूम कोर्स जॉइन करेंगे, केवल मात्र 99 रुपए में कोर्स है, जिसमें आपको पूरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कराए जाएँगे, क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए दिए जाएँगे। जितने भी आपको ऑनलाइन क्लास हैं, इसकी लाइव और रिकॉर्डेड भी मिलेगी। हाँ, मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, लास्ट 2 क्लास की रिकॉर्डेड वहाँ पे नहीं होगी। उसका कारण ये है कि गलती से मैंने वो क्लास रिकॉर्ड किसी दूसरे क्लासरूम में कर दिया, जो यूपीएससी का दूसरा यूकेपीएससीएस का जो दूसरा चैनल है,
दूसरी क्लासरूम है, उसमें जनरली मैंने वो जो है क्लास पोस्ट कर दी थी गलती से, वहीं पे रिकॉर्ड हो गई और अब मैं इस वाले में कैसे उसको पोस्ट करूँ, इस पे बस देख रहा हूँ और जैसे ही उसमें पोस्ट हो जाएगी, तो आपको बता दूँगा। अदरवाइज़ यूट्यूब पे तो मैं पोस्ट कर ही चुका हूँ, यूट्यूब पे पूरा प्लेलिस्ट भी है, उसको आप चेक कर सकते हैं। क्लासरूम कोर्स का बस ये फ़ायदा है, ये आपको लाइव और रिकॉर्डेड मिल जाएगा, प्रीवियस ईयर मिल जाएँगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए मिलेंगे, क्लास के नोट्स प्रोवाइड हो जाएँगे। क्लियर है? तो ये फ़ायदा है मात्र वहाँ पे, ठीक है? और ₹99 का कोर्स है, बहुत ही वैल्युएबल प्राइस है और मुझे पता है काफ़ी बच्चे इसमें भी बहुत संकोच कर रहे हैं। पर हाँ, अपने पॉइंट ऑफ व्यू, अपना सोचने का तरीका जैसा आपको बेस्ट लगता है आप वैसा उसको चूज़ कीजिए। ख़ैर, ओवरलैपिंग ओवरलैपिंग का मतलब होता है कि कैसे ये ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करते हैं। तो देखो, ये एक वेव है, ये एक तरंग है। इसका पहला हाफ देखूँ, इसका पहला हाफ पॉज़िटिव है, इसका भी इस वेव का भी पहला हाफ पॉज़िटिव है। इस वेव का दूसरा हाफ नेगेटिव है, तो इसका भी दूसरा हाफ नेगेटिव है। वेव कैसे जुड़ती है? हमेशा ऐसे ही जुड़ती है फेज़ वाइज़। मतलब इसका ये फर्स्ट फेज़ में जुड़ेगा, इसका ये सेकंड फेज़ में जुड़ेगा। ये बेसिक सी कुछ बातें हैं जो हमें ध्यान में रखनी है। क्लियर है? और ये आपने 12th फिजिक्स में भी पढ़ा है कि जब वेव सेम फेज की जुड़ती हैं तो इसको हम बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग। इट इज कॉल्ड कंस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग और ऐसे केस में आपको वेव और बड़े साइज की दिखाई देती है। मतलब ये प्लस और प्लस और बड़ा प्लस बन गया, ये माइनस और माइनस और बड़ा माइनस बन गया। आप सभी जानते हैं अगर ये 2 और 2 होता 4 बनता और ये -2 होता तो माइनस का 4 बनता। वही बात यहाँ पे है और इसी को हम कहते हैं कंस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग। ठीक है? इट इज कॉल्ड कंस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग। कंस्ट्रक्टिव का मतलब ये होता है जुड़ना, कैसे दो वेव आपस में जुड़ती हैं या फिर इसको हम एडिटिव ओवरलैपिंग भी कहते हैं। ये सब आपने फिजिक्स में भी पढ़ा है, एडिटिव ओवरलैपिंग। याद कीजिए यंग्स के एक्सपेरिमेंट फिजिक्स में, वहाँ ये सब आपने पढ़ा है। यहाँ पे वहाँ पे आपने वेवलेंथ भी निकाली है ना? वेवलेंथ वगैरह लैम्ब्डा वगैरह भी निकाला है। ख़ैर, यहाँ पे अगर ये वेव ऐसी हों, कैसी हों? ऐसी कि अगर पहली वेव जिसका फर्स्ट फेज़ प्लस हाफ है, दूसरा फेज़ माइनस हाफ है। ऐसे ही दूसरी वेव है, देखो ज़रा इधर, इसका फर्स्ट फेज माइनस हाफ है, दूसरा फेज प्लस हाफ है। तो आपको पता है यहाँ फर्स्ट फेज प्लस हाफ है, इस वाले का फर्स्ट फेज माइनस हाफ है। तो प्लस हाफ माइनस हाफ कैंसल आउट हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा। ऐसे ही ये माइनस हाफ है, ये प्लस हाफ है, कैंसल आउट हो जाएगा। तो नेट वेव, रिजल्टेंट वेव कितनी हो जाएगी? जीरो। रिजल्टेंट वेव कितनी हो जाएगी? जीरो। ये बातों को ध्यान में रखिएगा। क्लियर है? तो ये बातें ध्यान में रखिएगा, आगे चैप्टर इन्हीं कंसेप्ट पे टिका रहेगा। ठीक? तो ऐसी केस में जहां पे वेव खत्म हो गया, इसको हम कहते हैं डिस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग। इट इज कॉल्ड डिस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग। ठीक है? थोड़ा-सा टाइम दीजिए, कई बार ये बीच में जो है धप्पा भी बोल देता है, मुझे हैंग कर देता है, ठीक है? थोड़ा-सा हैंग हो जाता है, कोई बात नहीं। डिस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग, ठीक? तो डिस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग या फिर इसको सब्ट्रैक्टिव ओवरलैपिंग भी कहते हैं। आप सभी को पता है डिस्ट्रक्ट का मतलब खत्म हो जाना, तो यहाँ पे वेव खत्म हो चुकी है, हिंदी, इंग्लिश से इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मेन बात ये है कि सिंपल सी बात हिंदी, इंग्लिश दोनों में ये चल रहा है और एडिटिव को जोड़ना ही कहते हैं, ओवरलैपिंग को हिंदी में भी ओवरलैपिंग ही कहते हैं। क्लियर है? चलिए। तो नेट वेव कितनी जाएगी? 0, इसलिए इसको सब्ट्रैक्टिव भी कह रहे हैं, ठीक है? सब्ट्रैक्टिव ओवरलैपिंग। चलिए, आगे बढ़ते हैं, कांसेप्ट को आगे समझते हैं। तो इतना तो समझ में आया कि वेव किस तरीके से जुड़ती हैं। अब जल्दी से बता दो ऑर्बिटल का कांसेप्ट। क्या होते हैं ऑर्बिटल? और ये चैट में लिख जाना चाहिए, कमेंट में लिख जाना चाहिए कि व्हाट इज़ ऑर्बिटल? क्या होता है ऑर्बिटल? मैंने पढ़ाया था, इट इज़ द थ्री डायमेंशनल वेव फंक्शन, 3 विमाओं वाला वेव फलन होता है। इट इज़ द थ्री डायमेंशनल वेव फंक्शन इन व्हिच प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। 3 विमाओं वाला वह वेव फलन जिसमें इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की प्रायिकता सबसे अधिकतम होती है, उसको हम ऑर्बिटल कहते हैं। सिंपल सी भाषा में ऑर्बिटल को इलेक्ट्रॉन का घर भी कह देते हैं। पढ़ा चुका हूँ, कुछ नया नहीं बता रहा हूँ, स्पीड में इसलिए लेके चल रहा हूँ कि ऑलरेडी कांसेप्ट समझा चुका हूँ एटॉमिक स्ट्रक्चर में। तो थ्री डायमेंशनल वेव फंक्शन है जिसमें प्रोबेबिलिटी क्या है? प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता क्या है? अधिकतम है। प्रोबेबिलिटी क्या है? मैक्सिमम है। ठीक है? इसलिए कह रहा हूँ क्लास को हर तरीके से देखिए, हर तरीके से देखने का मतलब पूरा उसको बैठ के बस ये नहीं कि ख्याल है कहीं और क्लास में बैठे हुए हैं। पूरा फ़ोकस होके पढ़िए, हर तरीके से उसको समझने की कोशिश कीजिए और समझ जाएँगे तो मुझे लगता है सारे कांसेप्ट आपको समझ में आ रहा हो क्योंकि ऑर्बिटल ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। तो ऑर्बिटल भी वेव फंक्शन है, वेव की तरह काम करेगा। दैट मीन्स इस ऑर्बिटल के पास भी फेज़ होते होंगे, ऐसे ही प्लस फेज़ और माइनस फेज़ होते होंगे। क्लियर है बात? तो ऑर्बिटल क्या है? 3 विमाओं वाले वेव फलन है जिसमें इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की प्रायिकता अधिकतम है। इतनी बात शायद मुझे लगता है आपको समझ में आ गई है ना? सरल सी बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1 मिनट दीजिएगा। पेज एक अपलोड करने पे, नया पेज डालने पे मुझे लगता है काफ़ी नीचे पहुँच जाता है, फिर वापस ऊपर आना पड़ता है। खैर, मैं अगली बार क्या करूँगा कि पेजेज़ को पहले ही ऐड ऑन करके रखूँगा ताकि ऐसी समस्याएँ ना आएँ। खैर, तो ऑर्बिटल 3 विमाओं वाले वेव फलन है जिसमें पाए जाने की प्रायिकता अधिकतम होती है। तो समझो सबसे पहले एस ऑर्बिटल के बारे में। एस ऑर्बिटल आप सभी जानते हैं कैसा होता है? सममित गोलाकार। ये देखो एस ऑर्बिटल है, गोल, गोल। क्लियर है? ये बात आप जानते हैं, कुछ नया नहीं है। इसके ये 3 ऑर्बिटल बना रहा हूँ। ठीक है? ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस, 3 ऑर्बिटल नहीं 3 एक्सिस कहना चाह रहा था। 3 एक्सिस यहाँ पे बना दिए। तो इसके 3 एक्सिस होती हैं, एक्स, वाई, जेड तीनों एक में होती हैं।
और अगर मान लो ये s ऑर्बिटल प्लस फेज वाला है तो मैं इसको प्लस लिख दूंगा। फिर से बोल रहा हूँ, फेज है, चार्ज नहीं है, फेज है, आवेश नहीं है। क्लियर है? चार्ज जब आता है जब कोई इलेक्ट्रॉन लूज करता है, गेन करता है। आवेश जब आता है जब कोई इलेक्ट्रॉन देता है या लेता है। ये फेज है। फेज क्यों? क्योंकि वेव की तरह काम कर रहा है। ध्यान में रख लेना, ध्यान से सुन लेना, क्योंकि ऑर्बिटल 3 बीमाओं वाले वेव फलन होते हैं, तरंग फलन होते हैं। ये बार-बार मैं रिपीट करता हुआ चल रहा हूँ। ऐसे ही एस ऑर्बिटल है, अगर इसमें माइनस लिखा है तो समझ जाओ इसका फेज माइनस है। इसका फेज कैसा है? माइनस है। तो एक्स, वाई, जेड एक्सिस की बना देना। ठीक है? तो ये एक्स एक्सिस हो गई, ये वाई एक्सिस हो गई, जेड एक्सिस हो गई, क्योंकि 3 बीमाओं वाला वेव फलन है। कौन? ऑर्बिटल। तो ये 3 बीमाएँ हैं, एक्स और वाई और जेड। क्लियर? आई थिंक इतनी बातें आपको क्लियर हो रही होंगी। ठीक है? अब जरा समझो ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग कैसे होती है। ठीक है? ये बात हमें समझनी है। तो ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल हेडिंग मैंने डाल ही दी है। समझना, ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल से 2 तरह के बॉन्ड बनते हैं। पहला बनता है सिग्मा बॉन्ड। ठीक है? सिग्मा बंध, सिग्मा, सिग्मा बॉन्ड। ठीक है? और दूसरा बनेगा पाई बॉन्ड। तो सिग्मा बंध क्या होता है समझ लेते हैं। इसको हम कोएक्सियल ओवरलैपिंग भी कहते हैं। कोएक्सियल ओवरलैपिंग, समझ लेना बातों को। इसे हम कोएक्सियल ओवरलैपिंग कहते हैं, या फिर इसको हेड ऑन ओवरलैपिंग भी कहते हैं। हेड ऑन ओवरलैपिंग। हिंदी माध्यम वाले कोई भी समस्याएं ना उत्पन्न करें अपने लिए। बहुत सरल सी बात है। कोएक्सियल का मतलब है सेम एक्सिस पे आना। मतलब अगर एक ऑर्बिटल एक्स एक्सिस पे है तो दूसरा ऑर्बिटल भी एक्स एक्सिस पे होना चाहिए। मतलब उनके अक्षांश सेम होने चाहिए, तो कोएक्सियल ओवरलैपिंग होगी। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि एक्स एक्सिस वाई एक्सिस से ओवरलैप कर जाए। इसके पीछे का रीजन क्या है? ऑर्थोगोनैलिटी है। ऑर्थोगोनैलिटी है। ठीक है? ऑर्थोगोनैलिटी है। चलो ये कांसेप्ट भी समझा दूँगा। हालाँकि हमने पढ़ा था, याद कीजिए, स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन भी मैंने सॉल्व करके आपको दिया था। उसमें भी हमने पढ़ा था साई स्क्वायर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन होती है। इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की प्रायिकता साई स्क्वायर होती है। क्लियर है? अब ये साई स्क्वायर क्या होता है? साई इंटू साई स्टार होता है। क्लियर? अगर ये साई इंटू साई स्टार या साई स्क्वायर की वैल्यू 0 आती है तो उसको हम ऑर्थोगोनैलिटी कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑर्थोगोनैलिटी। ऑर्थोगोनैलिटी अगर नहीं समझ में आया तो ये वर्ड तो आपने समझा होगा, जिसे हम परपेंडिकुलर कहते हैं। ठीक है? समलंब कहते हैं आई थिंक। परपेंडिकुलर, आप जानते हैं 90 डिग्री का जो कोण बनाता है उसको हम परपेंडिकुलर कहते हैं। तो आप सभी जानते हैं एक्स और वाई, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस एक दूसरे के समलंब है, परपेंडिकुलर है। और परपेंडिकुलर में कंडीशन में इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की जो प्रायिकता है, साई स्क्वायर है, प्रोबेबिलिटी है, वो कितनी जाती है? 0। यही तो मैं आपको बता रहा हूँ। ऑर्थोगोनैलिटी का मतलब है परपेंडिकुलर होना, समलंब होना, 90 डिग्री का कोण बनाना। तो आप सभी जानते हैं एक्स और वाई एक दूसरे के 90 डिग्री का कोण बनाएगा। तो ऑर्थोगोनैलिटी वाली कंडीशन आ जाएगी। दैट मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। क्लियर है? तो यदि आपको बॉन्ड बनाना है तो सेम एक्सिस से आना पड़ेगा, तभी सिग्मा बॉन्ड बनेगा। तभी कौन सा बॉन्ड बनेगा? सिग्मा बॉन्ड बनेगा, जो किस तरह की ओवरलैपिंग करेगा? कोएक्सियल ओवरलैपिंग करेगा। आई थिंक इतनी बातें आप सभी को क्लियर होगी। और ऐसी कंडीशन को हम नॉर्मैलिटी भी बोलते हैं या नॉर्मलाइजेशन भी बोलते हैं। ठीक है? नॉर्मलाइजेशन कंडीशन। और ये नॉर्मलाइजेशन का मतलब ही है जहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन, या मैं बोलूँ साई इंटू साई स्टार कितना होगा? 1 के बराबर होगा। दैट मीन्स 1 है तो दैट मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम है। इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की जो प्रायिकता है वो सबसे अधिक होगी, अधिकतम यहाँ पे देखने को मिलेगी। आई थिंक इतनी बात आपको क्लियर होगी। तो कोएक्सियल या हेड ऑन, हेड ऑन का मतलब ये सर से सर भिड़ा देना। सर से सर भिड़ाने का मतलब है सेम एक्सिस पे आने चाहिए और सर से सर भिड़ जाने चाहिए। ऐसी कंडीशन होगी सिग्मा बॉन्ड की, जिसे हम सिग्मा बॉन्ड ओवरलैपिंग भी कह सकते हैं। क्लियर? तो चलो समझते हैं कहाँ-कहाँ सिग्मा बॉन्ड बनते हैं। जल्दी से आज सिग्मा बॉन्ड तक पढ़ा के खत्म करूँगा, कल पाई ऑर्बिटल पढ़ाऊँगा और फिर उसके बाद वेस्पर थ्योरी को पढ़ाऊँगा। ठीक है? तो धीरे-धीरे करके इन कांसेप्ट्स को हम पढ़ेंगे और जानेंगे। क्लियर? मुझे लगा था इस चैप्टर में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी दिया होगा, बट कहीं पे भी मेंशन नहीं है सिलेबस में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, तो उसको पढ़ने से बच गए, है ना? बट आप चाहेंगे कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पढ़नी है आपको, तो क्लास 11th का वीडियो जल्दी उपलब्ध हो जाएगा। तो क्लास 11th में जाके पूरे कांसेप्ट को ही, पूरे पीरियोडिसिटी और केमिकल बॉन्डिंग को दोबारा से पढ़ सकते हैं और थोड़ा डीप में पढ़ सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे मैं पूरा एनसीईआरटी ही पढ़ाऊँगा विद द एनसीईआरटी क्वेश्चन एंड आंसर। क्लियर? चलिए समझते हैं आगे कांसेप्ट्स को। तो सबसे पहले समझते हैं कैसे एक एस ऑर्बिटल कैसा होता है? सममित गोलाकार स्फेरिकल होता है। ठीक है? एस ऑर्बिटल है और स्फेरिकल है, सिमेट्रिकल है, स्फेयर है, तो उसकी 3 बीमाएं होंगी। बता चुका हूं, ऑर्बिटल 3 बीमाओं वाला वेव फलन होता है। ध्यान से सुनिएगा। तो ये एक्स एक्सिस हो गई, ये वाई एक्सिस हो गई और स्क्रीन से बाहर निकलती हुई जेड एक्सिस हो गई। मजबूरी है कि हमारा 2D प्लेन है, तो 2D प्लेन अगर 3D प्लेन को 2D में बनाना है तो कुछ ऐसा ही दिखेगा। अब ये एस ऑर्बिटल है जिसका प्लस फेज है। क्लियर? अब मान लीजिए ये दूसरा एस ऑर्बिटल है। ठीक है? ये दूसरा एस ऑर्बिटल है। ध्यान से सुनिएगा। ठीक? ये इसका एक्स एक्सिस, ये इसका वाई एक्सिस, ये इसका जेड एक्सिस और ये इसका प्लस फेज। पहली बात, ऑर्बिटल जब सेम फेज के होंगे, मैंने बताया
तो वो कंस्ट्रक्टिव होंगे, उनके ऑर्बिटल और बड़े साइज के दिखाई देंगे। तो देखो s ऑर्बिटल आपस में जुड़ गए। ऊपर से ये x एक्सिस है, ये एक्सिस है, जब ये जुड़ रहे हैं आपस में तो x एक्सिस से जुड़ रहे हैं। जब भी x एक्सिस से जुड़ेंगे इसको हम कहेंगे कोएक्सियल ओवरलैपिंग। तो देखो ये x एक्सिस से, x अक्ष से आपस में जुड़ गए हैं। क्लियर? x एस एक्सिस से अगर ये आपस में जुड़ रहे हैं तो वहां पे जो बॉन्ड बनेगा उसको हम सिग्मा बॉन्ड कहेंगे। मैंने आपको बताया अभी क्या कहेंगे, सिग्मा बॉन्ड। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, कोएक्सियल ओवरलैपिंग हो रहा है या फिर हेड ऑन ओवरलैपिंग हो रहा है। कोएक्सियल का मतलब है सेम एक्सिस से आपस में ओवरलैप हो जाना, सेम एक्सिस से आपस में जुड़ जाना। आई थिंक इतनी बात आपको यहाँ पे क्लियर हो गई।